नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे प्रश्न वाली 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेटा प्रश्न वाली 1.2 के इंट्रोडक्शन में जो हमको सबसे पहले पढ़ना है वो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो बेटा ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है क्या, इसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले इसके अंदर जो चीज़ काम में आने वाली है मैं उनके बारे में बात कर देता हूं। और आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कुछ नहीं, आपने पहले पढ़ी हुई है और आपको अच्छे तरीके से पता है। आपको सिर्फ नाम नहीं पता था उसका, आपने बस उस चीज़ को यूज़ करा है, आपको उसके नाम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप बेटा अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हो, मैं पहले भी अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो बेटा अभाज्य संख्या वो होती है वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ रहे हो ना, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो मैंने आपको बताया था 2 हुई, 3 हुई, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये आगे भी चलती रहती है, बहुत सारी होती है, ठीक है। मैंने कुछ लिख दिया आपके सामने और मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। और ये 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी होती है ना, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या बेटा वो सब विषम है, आप देख सकते हो, है ना। तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या भी है, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए अभी शॉर्ट में बताता चला जा रहा हूँ, है ना। अभाज्य संख्या क्या, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। अब आप देख लो 2 के अंदर जो है 1 से भाग चला जाएगा, है ना, 2 आंसर आएगा। 2 के अंदर 2 से भाग चला जाएगा, 1 आंसर आएगा, है ना। इसके अलावा कोई और नंबर है जिससे आप 2 में भाग दे सकते हो? तो नहीं है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार 3 भी देख लो आप, 5 भी देख लो, 7 भी देख लो, ये सभी वो नंबर है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ खुद से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो इन संख्याओं को हम बेटा क्या बोलते हैं, इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। एक और होती है ना, अभाज्य संख्याओं को अगर हम छोड़ दें, देखो 1 को तो हम काउंट करते ही नहीं है ना। एक और संख्या होती है भाज्य संख्या। अभाज्य को छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी है ना, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में मैंने 1 को तो गिना ही नहीं, ना भाज्य में गिना ना अभाज्य में गिना, ठीक है। अभाज्य संख्या मैंने छाट दी पहले क्या होती है। तो अभाज्य संख्याओं के छाटने के बाद जो संख्याएं बची, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, है ना, और आगे भी चलती जाती है, ठीक है। तो देखो ये सभी संख्या भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बनेगी, जैसे मैंने अभाज्य संख्या की बनाई थी, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बनेगी, भाज्य संख्या की डेफिनेशन ये बनेगी कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग चला जाए। कैसे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 4 है ना, अब देखो 4 के अंदर 1 से भाग जाएगा तो 4 ही आएगा, 4 के अंदर 4 से भाग जाएगा तो 1 आएगा। तो मतलब 4 के अंदर 1 से भाग चला गया, 4 से भी चला गया, क्या 2 से भी जा सकता है 4 के अंदर भाग? तो बिल्कुल जा सकता है, 2 आंसर आएगा। तो देखो 4 के अंदर 1 से भी चला गया था, 4 से भी चला गया था और 2 से भी चला गया। तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य संख्या बोलते हैं। अगर मैं 6 के बारे में बात करूं तो देखो बेटा 6 के अंदर 1 से तो चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, उसके अलावा 2 से भी जाएगा 6 के अंदर भाग, 3 आंसर आएंगे, और 3 से भी चल जाएगा 6 के अंदर भाग, 2 आंसर आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 के अंदर 1 से तो भाग जाता ही है और खुद से भी जाता है, लेकिन 2 और 3 ये भी वो संख्या है जिनसे 6 में भाग चला जाता है। तो बेटा क्या डेफिनेशन हुई भाज्य संख्या की, तो वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है।
ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने अभाज्य संख्या लिखी, वैसे मैं आपके सामने कुछ भाज्य संख्या भी लिख देता हूँ। 4 हुई, 6 हुई, 8, 9, 10, 12, 14, है ना, डॉट 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 आगे भी चलती जा रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने बताया आपको क्या है, 2 है। ठीक उसी प्रकार सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बेटा, 4 है। तो ये आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या इन दोनों चीज़ों के बारे में पता चल गया। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बोल के बता दी है, डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, आप समझ गए होंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर खुद से और 1 से भाग चला जाता है और किसी से भी नहीं जाता। इसके अंदर खुद और 1 से भाग जाने के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग चला जाता है। तो ये 2 चीज़ें होती है, ये आपको नोट करनी है। इसको आप नोट करो, इसके बाद मैं बात करूँगा दूसरी चीज़ के बारे में, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा बात करते हैं हम गुणनखंड के बारे में। किसके बारे में, गुणनखंड के बारे में। तो बेटा ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये बातें मैं आपको प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमने पार्ट 3 वाला पार्ट करा था, तीसरा पार्ट करा था, तीसरा भाग करा था, उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं। तो बेटा गुणनखंड क्या होते हैं मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, मैं आपको एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ कि गुणनखंड जो होते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। अभी आपको लाइनों में समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने क्या बोला है, एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी संख्या के गुणनखंड मतलब कोई संख्या है, उसके जो गुणनखंड होंगे वो वे संख्या होगी जो उस संख्या को जो हमने पहले ली है उसको पूर्ण रूप से विभाजित करती है। कहने का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया, करके बताता हूँ। मैंने आपको वहाँ पे भी करके बताया था, यहाँ पे भी करके बताता हूँ। जैसे मान लो 18 मैंने वहाँ पे संख्या ली थी, है ना, 18। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, 18 के गुणनखंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं आपको इसको गुणनखंड को 2 तरीके से बताऊँगा, दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग क्या है मैंने वहाँ पे भी बता दी, आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ मैं, अलग अलग क्या चीज़ें दोनों में। 18 के गुणनखंड के बारे में अगर मैं बात करूँ कि आप 18 के गुणनखंड निकालो, है ना, 18 के गुणनखंड ज्ञात करो, मतलब 18 के जितने भी गुणनखंड होते हैं उनको क्या करना बेटा, आपको लिखो या ज्ञात करो। आपके सामने अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 18 के गुणनखंड कीजिए, तो 18 के गुणनखंड क्या, तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, किसी संख्या के गुणनखंड मतलब 18 के गुणनखंड कौन होंगे, तो 18 के गुणनखंड जो होंगे वे संख्या होगी जो 18 को पूरा भाग करेगी, मतलब 18 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। कैसे, जैसे मान लो मैंने 18 के अंदर 1 से भाग दिया तो आंसर क्या है, 18 आंसर आया। तो 18 का पूरा आंसर आया, पूर्ण आंसर आया ना, पूर्णांक आया ना, मतलब कहने का मतलब पूरा नंबर आया ना। तो मतलब एक क्या है, एक जो है वो 18 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, मतलब एक क्या है, तो एक 18 का एक गुणनखंड है, एक क्या है 18 का एक गुणनखंड है। ठीक उसी प्रकार बताओ मुझे क्या 18 के अंदर 2 से भाग जा रहा है क्या, तो हाँ जा रहा है, देखो 9 बार जा रहा है। आंसर में हमको पूर्णांक मिल रहा है, पूरा अंक मिल रहा है, तो 2 भी क्या है 18 का एक गुणनखंड है। 3 है क्या बेटा, तो हाँ 3 भी है। 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 से 6 बार जा रहा है, तो 3 भी क्या 18 का एक गुणनखंड है। अब बताओ मुझे 4 से जाएगा क्या भाग 18 में पूरा, तो नहीं जाएगा, दशमलव में उत्तर आएगा, है ना। तो 4 18 का गुणनखंड नहीं है। 5 है क्या, 5 भी नहीं है। 6 है क्या, हाँ 6 है। 6 से 3 बार भाग चला जाता है पूरा, तो 6 क्या है 18 का एक गुणनखंड है। ठीक उसी प्रकार 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से पूरा भाग जाएगा, 9 दूना 18, ठीक है ना बेटा, 9 दूना 18, तो 9 भी क्या है 18 का एक गुणनखंड है। और इसके बाद तो बस 18 ही बचा है जिसमें 18 से पूरा भाग चला जाएगा। 18 से 18 में भाग दूंगा तो क्या आंसर आएगा बेटा, एक आंसर आएगा, पूरा अंक आया, मतलब 18 भी क्या एक 18 का गुणनखंड है। तो आपसे वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि बेटा 18 के गुणनखंड लिखिए, तो 18 के सभी गुणनखंड मैंने आपको बता दिए। एक भी 18 मतलब 18 के अंदर से हम 18 में अगर 1 से भाग देंगे तो भी हमको पूरा अंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन मैंने लिख रखी है, मुझे लगता है अब आपको समझ में आई होगी। वो क्या बोल रहा है, गुणनखंड मतलब किसी संख्या के गुणनखंड। जैसे मैंने यहाँ पे 18 लिया, तो 18 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, वो वे संख्याएं होगी जो 18 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो देखो 1 भी 18 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, 2 भी पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, 3 भी पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, 6 भी कर रहा है, 9 भी कर रहा है और 18 भी कर रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो 18 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सभी जो नंबर हुए ये 18 के गुणनखंड हुए। ठीक है बेटा, एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि जब वो आपसे 18 के गुणनखंड लिखने के बारे में बोले, कितने गुणनखंड होते हैं 18 के, है ना, सभी गुणनखंड क्या होते हैं 18 के, तो ये नंबर है जो 18 के सभी गुणनखंड होते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको दूसरी बात बताई थी, है ना, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी, गुणनखंड का मतलब मैंने आपको
दूसरी चीज़ बताई थी, एक मैंने बताया था आपको कि गुणनखंड का मतलब होता है गुणन का मतलब होता है गुणे में। गुणनखंड का मतलब पूरे के बारे में अगर बात करूं मैं तो गुणन जो है उसका अर्थ होता है गुणे में, और खंड का मतलब होता है टुकड़े। तो गुणनखंड का मतलब क्या हो गया? गुणे में टुकड़े। तो ये जो बात मैंने आपको बोली थी ये किसी दूसरे सेंस में बोली थी। दूसरे सेंस से मतलब ये कि यहाँ पे तो इसने आपसे बोला कि 18 के गुणनखंड लिखो, तो मैंने आपको ये 18 के सभी गुणनखंड लिख के बता दिए। लेकिन आगे जाके वो हमसे ये नहीं बोला कि आप 18 के गुणनखंड लिखो, वो बोलेगा कि 18 के गुणनखंड करो। तो जब भी गुणनखंड करने के बारे में बात होगी, जैसे उसने बोला 18 के गुणनखंड करो, तो इसका मतलब होता है कि आप 18 के गुणे में टुकड़े करो। तो 18 के गुणे में टुकड़े कैसे हो सकते हैं बेटा? जैसे मान लो आपकी क्लास में, मैं आपकी क्लास में आया और मैंने आपसे बोला, स्टूडेंट से बोला मैंने कि बेटा 18 के गुणनखंड करके बताओ। तो एक ने अब 18 के सबके गुणनखंड करने के अपने तरीके, तो आपको गुणनखंड करना तो आते हैं, इस तरीके से करते हैं हम। तो बेटा ये मैंने यहाँ पे लिखा 18। अब देखो मुझे पता है कि इसके अंदर 3 से भाग चला जाएगा, तो मैंने 3 से भाग दे दिया। मतलब किसी बच्चे से मैंने बोला तो उसने शुरू में कैसे भाग दिया? 3 से भाग दिया। 3 छंग 18। फिर उसने पता उसको कि ये 6 3 के 12 से फिर चला जाएगा, तो उसने क्या करा? 3 दूने 6 और फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2। तो उसने जो 18 के गुणनखंड करे, मतलब 18 के गुणे में टुकड़े करे, तो किस तरीके से करा उसने 18 के गुणे में टुकड़े? उसने 18 के गुणे में टुकड़े करे 3 गुणित 2, उसने इस तरीके से करे। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट से मैंने बोला कि बेटा तू करके बता मुझे, तो उसने 2 से दिया पहले भाग, है ना? कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। फिर उसने 9 से डायरेक्ट भाग दे दिया। ये भी 18 के गुणे में टुकड़े हुए, 2 गुणित 9 18। ये जो नंबर आएंगे ना, ये नंबर आएंगे इन्हों में से ही, देख लो आप। 18 के जो सभी गुणनखंड थे ना, उनमें से ये नंबर आएंगे। देखो निकल के 3 3 2, तो देखो 3 और 2, 2 और 9, तो देखो 2 और 9, है ना? किसी बच्चे से मैंने, एक और बच्चे से बोला मैंने कि बेटा तू करके बता चल, तो उसने क्या करा? 6 से भाग दिया, 6 थे 18, फिर 3 से दे दिया, 3 एकम 3। तो एक और बच्चे को जब मैंने बोला भाग देने के लिए, तो उसने कैसा करा? 6 गुणित 3। देखो ये दोनों नंबर उसने यूज़ करे, है ना? एक ने ये दोनों नंबर यूज़ करे, है ना? और एक बच्चे ने कैसा दिया? एक बच्चे ने दिया बेटा 18 एकम 18, डायरेक्ट 18 एकम 18 कर दिया, 18 एकम 18। तो ये क्या हुआ बेटा? जब मैंने आपकी क्लास में मैं जब आया और मैंने बच्चों को बोला कि बेटा 18 के गुणनखंड करके बताओ, मतलब 18 के गुणे में टुकड़ा करके बताओ। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि आप 18 को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख के बताओ। जब भी ये बात होती है ना कि गुणनखंड करो, मतलब गुणे में टुकड़े करो, उसका मतलब ये होता है कि उस संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख के बताओ। देखो ना, ये जब आप ऐसा करो कि 2 गुणित 3, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करा? 2 का 3 में गुणा करा और 3 का 3 में करा। मतलब ये गुणा करने से आपको कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। 2 या 6, 6 या 18, मतलब आपको फल के रूप में क्या मिला? 18 मिला। गुणनफल के रूप में आपको क्या मिला? 18 मिला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपने ये जो नंबर है, मतलब आपने 18 को उसी के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है ना? तो गुणनखंड मतलब गुणे में खंडन करना, गुणे में टुकड़े करना, और गुणे में टुकड़े करने का मतलब ये है कि उस नंबर को उसी के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना, है ना? तो ये मैंने बच्चों को करने की बोला था, और अलग अलग बच्चों ने मुझे अलग अलग आंसर दिए। 4 बच्चों से पूछा, 4 ने अलग अलग आंसर दिए। फिर मैंने उनको दूसरा नंबर दिया। फिर मैंने उनको बोला कि बेटा एक काम करो, एक और नंबर लो, क्योंकि मैं उनसे कुछ और कराना चाह रहा था और वो बार बार मुझे अलग अलग नंबर दे रहे थे। जैसे मान लो मैंने इसके बाद उनको एक नंबर दिया 64, 64। ठीक है बेटा, मैंने उनको 64 नंबर दिया कि बेटा मुझे आप इनके गुणनखंड करके बताओ। तो वापस कहानी वही हुई। क्या कहानी हुई मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक बच्चे को बोला बेटा चल मुझे 64 के गुणनखंड करके बता। तो उसने क्या करा बेटा? उसने देखा कि ये तो 4 से भाग चला जाएगा इसके अंदर, तो उन्हें 4 से भाग दे दिया। तो 4 एकम 4, 2 बच्चे उसको दे दिए, 4 एकम 24, फिर 4 से भाग दे दिया उसने, 4 चौक 16, फिर 4 से भाग दे दिया उसने, 4 एकम 4। तो उसने 64 को गुणनखंड करा, मतलब गुणे में टुकड़े करे 64 के। तो कैसे करे? 4 चौक 16, चौक 64। फिर मैंने दूसरा बच्चे से बोला चल बेटा तू करके बता। फिर वो दूसरे बच्चे ने क्या करा? देखो, उसने 8 के 12 से भाग दिया, तो 8 आउट 64, फिर 8 से दिया, 8 एकम 8। तो उसने ऐसे टुकड़ा करे 64 के, कैसे टुकड़ा करे? तो 64 के उसने 8 गुणित 8। तो बेटा ये सब नंबर है ना, ये 64 के गुणनखंड है ना? 64 के गुणनखंड क्या होंगे? तो देखो 1 2 4 8
16, 32, 64, ये सभी 64 के गुणनखंड हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? गुणे में टुकड़ा करने के बारे में। तो देखो 64 के जब मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, मतलब कि 64 को उसी के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख रहा हूँ। तो देखो कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं। तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, सीधी सी बात है, सही है, कोई इसमें कोई गलती नहीं है। उसने मैंने उससे 64 के गुणनखंड करने की बोला, उसने कर दिए। दूसरे से बोला कि तू करके बता, तो उसने भी 8 गुणित 8 करके बोल दिया, कर दिए। एक से दूसरे से मैंने बोला कि चल बेटा तू करके बता 64 के गुणनखंड, तो उसने क्या करा, उसको 16 का पारा आता था, उसने 16 का पारे से ले दिया इसके अंदर भाग, 16 चौक 64, फिर 4 से ले दिया, 4 एकम 4, तो 64 के क्या आंसर मिले हमको? 16 गुणित 4, है ना। एक और को बोला मैंने, चल बेटा तू करके बता, तो उसने क्या करा, पहले 2 से भाग दिया, है ना, 32 बार गया। फिर उसको पता है कि यार ये तो 2 तो 32 तो 8 के पारे में आते 4 बार, तो 8 चौक 32 कर दिया, फिर 4 के पारे से ले दिया, 4 एकम 4, तो उसने अपन को ये आंसर दे दिया 2 गुणित 8 गुणित 4, 2 8 16, 16 चौक 64। तो इस तरीके के बहुत सारे हमको आंसर मिल रहे थे। मतलब मैं जो कराना चाह रहा था मुझे वो आंसर मिल ही नहीं रहा था। मैं चाह रहा था कि अपन को सब बच्चों का आंसर एक मिले, लेकिन सब बच्चों के आंसर अलग अलग मिल रहे थे। तो वो क्या गलती कर रहे थे? उनको क्या करना चाहिए था कि सभी बच्चों का आंसर समान मिले? तो बेटा उनको अभाज्य गुणनखंड करने चाहिए थे। क्या करने चाहिए थे उनको? अभाज्य गुणनखंड करने चाहिए थे। अभाज्य गुणनखंड क्या, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर वो 64 को इस तरीके से हल करते, सभी बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, जैसे मैंने एक बच्चे को बोला, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, सबको मैं बोल रहा हूँ कि बेटा आप गुणनखंड मत करो, आप एक काम करो, अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याएं आपको गुणनफल के रूप में मिलनी चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे जो संख्या मिल रहा है ना गुणनफल के रूप में, ये अभाज्य संख्या नहीं मिल रही सभी, किसी में आपको अभाज्य मिल जाएगी, बाकी दूसरी भाज्य भी मिल जाएगी, है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे 64 लिखो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, और वो सम संख्या भी है। तो देखो ये भी एक सम संख्या है, मतलब इसके अंदर 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा बेटा? 32 बार जाएगा। तो क्या अभी भी इसके अंदर 2 से भाग जा रहा है क्या? तो हाँ जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 16 बार जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर 2 से भाग जा रहा है क्या? तो हाँ जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 8 बार जा रहा है। फिर इसके अंदर 2 से भाग जा रहा है क्या? तो हाँ जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। फिर इसके अंदर 2 से जा रहा है कितनी बार? 2 बार। फिर 2 से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है 1 बार। तो 64 के जब मैंने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड करने की बोला, तो अभाज्य गुणनखंड जब उन्होंने करे तो सबके आंसर सेम आए। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अभाज्य गुणनखंड करने की बोला, मतलब गुणनखंड में अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए। तो देखो 2 अभाज्य संख्या ही है, तो 2 कितनी बार आ रहा बेटा? 6 बार आ रहा है। तो 64 को हमने क्या लिख दिया? 2 की घात 6। सभी बच्चों का सेम आंसर आया, किसी का भी गलत नहीं आया। मैंने एक और नंबर दिया उनको, है ना, मैंने एक और नंबर दिया उनको 420। ये अच्छा नंबर है इसलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। 420 मैंने बोला कि इसमें भाग दो, आप इसका आप अभाज्य गुणनखंड करो। तो अभाज्य गुणनखंड उसने देखा कि पीछे 0 है, तो 2 से भाग चला जाएगा, है ना। 2 से भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा? 2 दूना 4, 2 एकम 2, और 0 ऐसा कैसे ही। फिर पीछे 0 आ रहा है, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर 1 के अंदर भाग जाएगा, नहीं भागने का उसकी 0, 2 5 10। अब देखो पीछे 5 आ गया है, विषम संख्या आ गई है। तो देखो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। फिर हमने 3 से देने की कोशिश करी कि क्या 3 से भाग जा रहा है क्या? तो देखा हमने 3 तिया 9, 1 बचा, 1 स्क्वायर दिया, 3 5 15, चला गया 3 से भाग। 3 तिया 9, 1 स्क्वायर दिया, 3 5 15। अब देखो पीछे 5 आ गया है ना। तो अब देखते हैं फिर 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है इसके अंदर। तो 3 एकम 3, फिर 5 बच रहा है, मतलब भाग नहीं जा रहा है। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 5 है। फिर हम 5 से भाग देकर देखते हैं, जिस भी संख्या के पीछे 5 हो ना उसके अंदर 5 से भाग चला जाता है। तो इसके अंदर 5 से चला जाएगा, 5 7 35, और फिर आखिरी में कैसे भाग देंगे हम? 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। तो जब मैंने 420 के बच्चों को गुणनखंड करने की बोला तो क्या आंसर आए बच्चे के? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, ये आंसर आए। मैंने दूसरे बच्चों को बोला इसी के करने के लिए, तो दूसरे बच्चे ने क्या करा? देखो मैं आपको बताता हूँ। 420 लिखा उसने, है ना। उसने क्या करा? देखा अगर पीछे 0 आ रहा है तो मैं तो 5 से भाग दूंगा, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। भाग अपन क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो आप किसी भी अभाज्य संख्या से भाग दे सकते हो। तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो उससे दिया इसने, तो क्या है? 5 8 40, 2 बचे उसको दिए, 5 चौक 20, सही है, कोई गलती नहीं है। अब देखो पीछे 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है। तो उसने देखा कि यार 4 आ रहा है, तो एक काम करते हैं अपन इसके अंदर
500 तो भाग जाएगा नहीं। अब देखो 3 से देकर देखते हैं, तो उसने देखा 3 दूना 6, 2 बचे, 2 इसको दे दिए, 3 8 24, हाँ 3 से चला जाएगा। फिर उसने 3 से भाग दिया, है ना, 3 दूना 6, 2 इसको दिए, 3 8 24, ठीक है। फिर उसने देखा अगर 3 से भाग अब जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अब नहीं जाएगा। 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, तो कैसे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 चौक 28, तो बेटा ये 4 आ गए। अब हमको 4 से भाग नहीं देना है, क्योंकि 4 क्या भाज्य संख्या हो जाएगी, तो हम 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे 1। तो उस बच्चे ने हमको इस तरीके से भाग दिया। किस तरीके से आंसर आ रहा है उसके आंसर आ रहे हैं 5 गुणित 3 गुणित 7, 5 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, उसके आंसर ये आ रहे हैं। तो जब हमने दोनों को आंसर को मैच करा, तो पहले वाले जो बच्चे ने करा हल, उसके आंसर में क्या आ रहे थे, 2 बार आ रहे थे। तो इसका आंसर में भी जब हमने चेक करा, तो इसका आंसर में भी 2 और 2 बार आ रहे थे, है ना। फिर इसके आंसर में 3 एक बार आ रहा है, इसके आंसर में भी 3 एक बार आ रहा है, इसके आंसर में 5 एक बार आ रहा है, इसके आंसर में भी 5 एक बार आ रहा है, इसके आंसर में 7 एक बार आ रहा है, और इसके आंसर में भी 7 एक बार आ रहा है। ये क्या, ये दोनों का आंसर सेम है, बस उसने नंबर आगे पीछे लिख दिए, ठीक है। तो जब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी भी भाज्य संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड में अगर हम क्रम का ध्यान नहीं देखे, मतलब क्रम का ध्यान नहीं रखे, ऊपर नीचे कहीं से भी दे दे, है ना, तो भी आंसर सेम ही आता है, नंबर हमको सेम ही मिलते हैं। देखो 2 हमको यहाँ पे भी 2 बार मिला, यहाँ पे हमको 2 बार मिला, यहाँ पे हमको 3 एक बार मिला, यहाँ पे भी हमको 3 एक बार मिला, यहाँ पे हमको 5 एक बार मिला, यहाँ पे भी हमको 5 एक बार मिला, यहाँ पे भी हमको 7 एक बार मिला, और यहाँ पे भी हमको 7 एक बार मिला। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अगर क्रम हमारा ऊपर नीचे हो जाए, हम ऊपर नीचे कर दे, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सभी का सेम आएगा। तो हमने फिर ये वाली नीति अपनाई, है ना। गुणनखंड के बजाय हमने क्या शुरू कर दिया, अभाज्य गुणनखंड शुरू कर दिया। तो अभाज्य गुणनखंड शुरू करने से हमको क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड शुरू करने से हमको सबके आंसर समान ही मिले, एक ही आंसर मिला, एक के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं मिला, सिर्फ एक टाइप का हमको आंसर मिला, है ना। जैसे वहाँ पे हमको अलग अलग टाइप के आंसर मिल रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे हमको एक ही आंसर मिला, एक के समान दूसरा आंसर नहीं मिला। तो जब हमको एक के समान दूसरा आंसर ना मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय। जब हमको एक के समान कोई दूसरा हल ना मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भैया हमारा हल जो है वो अद्वितीय है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं यूनिक। यूनिक मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो बताओ इस आंसर के अलावा आपको कोई दूसरा आंसर मिल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर, नहीं मिल रहा है। तो बेटा यही हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड का आंसर है, जो हमको एक ही आंसर देता है ना। बस हमारा अगर क्रम ऊपर नीचे जाए तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसकी क्या कर लो, देखो जैसे ही पहला आंसर हमने ये देखा है ना, उसने एकदम सटीक तरीके से कर रखा था। पहले उसने क्या करा, सबसे छोटी संख्या यूज़ करी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, है ना। और इसने क्या करा कि बीच में से ले लिया। लेकिन अगर इसके आंसर को अगर हम आरोही क्रम में लिख दे, मतलब बढ़ते क्रम में लिख दे, बढ़ते क्रम का मतलब क्या, सबसे छोटी संख्या पहले, तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 को हमने पहले सबसे पहले लिख दिया, 2 गुणित 2, है ना। इसके बाद इससे बड़ी कौन सी, 3, तो 3 को लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ी 5 को हमने लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ी 7 को लिख दिया। तो देखो ये आंसर और ये आंसर तो सेम हो गया, एक ही आंसर हो गया, है ना। तो हमने देखा कि यार कोई भी संख्या हुई, कोई भी भाज्य संख्या हुई, देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या, भाज्य संख्या का मतलब ये है कि वह संख्या जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो 420 के अंदर 1 से भाग चला जाएगा, खुद से भी चला जाएगा, इसके अलावा देखो 2 से भी चला गया, 3 से भी चला गया, 5 से भी चला गया, 7 से भी चला गया। मतलब ये संख्या ऐसी है जिसके अंदर खुद के अलावा और एक के अलावा इन संख्याओं से भी भाग जा रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्याओं को हमने क्या कर दिया, तो भाज्य संख्याओं को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। और ये जो गुणनफल मैंने करे, ये गुणनफल नहीं है, ये गुणनफल तो इसी, लेकिन ये जो नंबर है ये इसी के गुणनखंड है। जब आप 420 के गुणनखंड करोगे, मतलब जब आप 420 के सभी गुणनखंड ज्ञात करोगे, तो आपको गुणनखंड में 420 के ऐसे नंबर मिलेंगे, 2, 3, 5, 7, ये सभी नंबर आपको क्या मिलेंगे, 420 के गुणनखंड में मिलेंगे। तो ये सभी नंबर क्या है, 420 के गुणनखंड भी है। तो 420 के गुणनखंड जो थे, है ना, उनके गुणनफल के रूप में मैंने 420 को लिख दिया। और देखो ये सभी जो गुणनखंड है सभी अभाज्य संख्या है, तो हमने 420 जो था उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। देखो इसके अंदर 2 जो था वो 2 बार आ रहा था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 420 को 2 बार आ रहा है, तो 2 को मैं 2 के साथ 2 लिख सकता हूँ, है ना। 3 ऐसा कैसा ही है, 5 ऐसा कैसा ही है, 7 ऐसा कैसा ही
है ना, जिसकी घात 1 होती है वो हम लिखते नहीं है, लेकिन इसकी घात 2 तो हमने 2 बार लिखा इसको। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये एक भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और जो घातों का जो गुणनफल होता है या फिर ये जो आंसर हमारा जो मिलता है हमको, वो हमको एक अद्वितीय आंसर मिलता है। जो हमको आंसर मिलता है उसके समान हमको कोई दूसरा आंसर नहीं मिलता है। तो बेटा यही थी आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या थी? तो अभाज्य गुणनखंड जो थे वही आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि आपने बस नाम नहीं पढ़ा था, लेकिन आप पहले करके आए थे और हमने भी इसको पहले करा है। अभाज्य गुणनखंड हमने भी पहले करे हैं। गुणनखंड हम कर सकते हैं, बहुत तरह तरह के आंसर आते हैं, सबके अलग अलग आंसर आते हैं। तो एक ही आंसर किस तरीके से आए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सबके आंसर सेम ही आएंगे, बस क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। किसी बच्चे ने 2 से 5 न 2 से भाग न देते हुए 5 से भाग दे दिया, किसी ने 3 से दे दिया, लेकिन ओवरऑल जब हम आखिरी में उनको बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो हमको आंसर सेम ही मिलते। जब मैंने इसको बढ़ते क्रम में जमाया, मतलब बड़ी छोटी संख्या पहले लिखी, तो देखो 2, 2, 3, 5, 7, तो ये आंसर और ये आंसर सेम आया। तो हमने क्या देखा कि जब हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में गुणनखंडित करते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो हमको जो आंसर मिलता है वो एक अद्वितीय आंसर मिलता है। तो ये थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंड को ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। तो जो इसका हिंदी रूप था मैं आपको एक बार बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ, उसके बाद हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों, जो अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय थी, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय थी, उसका जो हिंदी रूप था वो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब कोई भी भाज्य संख्या हुई है ना, 4, 8, 6 है ना, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में लिखा। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल के रूप में बिना क्रम को ध्यान में रखते हुए लिखा या फिर गुणनखंडित किया जा सकता है। जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया वही चीज़ है ना। यहाँ पे एक चीज़ और मैं लिखना भूल गया, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं की, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अभाज्य संख्याओं की घातों के अद्वितीय गुणनफल के रूप में बिना क्रम को ध्यान में रखते हुए गुणनखंडित किया जा सकता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपके सामने 420 जो संख्या लिखी थी, उसके मैंने क्या करे, गुणनखंड करे थे, अभाज्य गुणनखंड। तो हमको क्या मिला था, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 है ना, तो 2 की घात 2 मिली थी, तो मैंने यहाँ पे इसलिए घात लिखा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के अद्वितीय गुणनफल, अद्वितीय गुणनफल का मतलब ये होता है कि जो भी हमको गुणनफल मिलेगा उसके समान कोई दूसरा गुणनफल नहीं मिलेगा। जैसे 64 के कितने 4 गुणित 4 गुणित 4 मिल रहा था, 8 गुणित 8 मिल रहा था, 16 गुणित 4 मिल रहा था, तो ये तो एक से ज़्यादा गुणनफल मिल रहे थे हमको, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही तरह का गुणनफल मिला, तो एक ही तरह का मिला मतलब इसके समान कोई दूसरा गुणनफल नहीं मिला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय गुणनफल। और इसके अंदर घातों भी यूज हो रही थी, 2 की घात 2 यूज हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि घातों के बारे में बात करी थी। क्या बात करी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के अद्वितीय गुणनफल के रूप में बिना क्रम को ध्यान में रखते हुए, हम क्रम को ध्यान में रखेंगे, बस ये कि अभाज्य संख्या से भाग देंगे, कभी 5 से देंगे, मतलब पहले अगर 5 से दिया, किसी बच्चे ने 3 से दिया, किसी बच्चे ने 5 से दिया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको आखिरी में बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो ये होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसको आप नोट कीजिए। वैसे ये काम में नहीं आएगा आपका, लेकिन कभी कभी वो पूछ लेता है कि भैया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखो, तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है। तो ये कभी कभी नंबर में 2 नंबर 3 नंबर में पूछ ले तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद आपको जो गणितीय रूप है वो तो आपको पता ही है, मैंने अभी आपको 420 के अभाज्य गुणनखंड करके बताए थे, वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको फटाक से नोट कीजिए। तो बेटा एक और अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखना। जैसे मान लो मैंने आप एक संख्या लिखी 4, ठीक है, इस 4 के मैं गुणनखंड करने के बारे में बात करूँ, मतलब गुणे में टुकड़ा करने के बारे में बात करूँ, तो कैसे होंगे बेटा, तो देखो इस तरीके से होंगे, 2 गुणित 2। तो ये 2 गुणित 2 क्या है, तो ये 2 गुणित 2 4 के गुणनखंड है,
4 के क्या है बेटा, गुणनखंड है, गुणनखंड करने की बोला था, मतलब गुणे में टुकड़ा करने की बोला था। तो ये 2 गुणित 2 क्या है, 4 के गुणनखंड है। और अगर मैं इस 4 के बारे में बात करूँ कि ये 4 क्या है, तो ये 4 जो है इस 2 का गुणज है। 4 इस 2 का गुणज है। बात समझ में नहीं, बात मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो ये 2 के अंदर मैं 2 से गुणा करूँगा तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलोगे हाँ आएगा। अगर मैं 2 के अंदर 1 से गुणा करूँगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। मैं अगर 2 के अंदर 3 से गुणा करूँगा तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। 4 से गुणा करूँगा मैं अगर 2 के अंदर तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बेटा देखो ये सभी नंबर जो है, जितने भी नंबर जो है ये 2 के अंदर किसी संख्या से गुणा करने में आ रहे हैं, है ना। जैसे मैं बात करूँ 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 2 का पहाड़ा है, ठीक है बेटा। तो ये 2 का जो पूरा पहाड़ा है, ये सभी नंबर जो है ये 2 के गुणज है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना आपको 4 क्या है, तो 4 2 का गुणज है। 2 का क्या है बेटा, 4 गुणज है। हम इसको इंग्लिश में बोले तो बेटा इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। हम कहते हैं ना मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो ये जो 4 जो है ये 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 के पहाड़े में जितने भी नंबर आते हैं वो 2 के क्या कहलाते हैं बेटा, गुणज कहलाते हैं, है ना। तो ये जो 4 जो है ये 2 का गुणज है ना। और 2 गुणित 2 क्या है, ये 4 के गुणनखंड है। ये आपको दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। ये जो नंबर है ये इसके गुणनखंड है ना, इसके गुणनखंड है ये नंबर, हो ना। और ये नंबर जो है ये इसका गुणज है, मतलब 2 के अंदर किसी संख्या से गुणा करेंगे तभी तो 4 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, है ना। 2 के अंदर 3 से गुणा करो तो 6 आएगा। तो जो 2 के पहाड़े वाले जो नंबर होते हैं, मैंने तो 20 तक ही लिखे, 22, 24, 26, 28, 30, ये सभी नंबर है ये 2 में किसी न किसी संख्या से गुणा करने पर आए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 68, तो 68 कैसे आया होगा, तो 2 का गुणा जब हम 34 में करेंगे तभी तो 68 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 68 भी 2 का गुणज हुआ कि नहीं हुआ, 2 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं 3 के बारे में बात करूं तो देखो ये 3 का जो पहाड़ा है 18, 21, 24, 27, 30 और आगे भी चलते जाएंगे नंबर। तो ये सभी नंबर जो है ये 3 के गुणज है। 3 के गुणज से मतलब क्या, तो 3 के अंदर किसी न किसी नंबर से गुणा करने पर आए। जैसे मैंने 3 के अंदर 1 से गुणा करा तो मुझे 3 मिला, तो ये भी क्या है, 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है ना। 3 में गुणा करने से आए ये नंबर, है ना। अब देखो ये देखो 6, 3 के अंदर मैंने 2 से गुणा करा तो 2 6 आया, है ना। 3 के अंदर मैंने 3 से गुणा करा तो 9 आया, 3 के अंदर मैंने 4 से गुणा करा तो 12 आया है। ये बात आपको समझ में आ रही है, 12 आया। 3 के अंदर मैंने 5 से गुणा करा तो 15 आया। तो ये सभी नंबर जो है ये 2 के गुणज है, ये सभी नंबर जो है ये 3 के गुणज है, ठीक है बेटा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं आपको ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। तो बेटा जब हम प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया था, ठीक है बेटा। वहाँ पर मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, जिसको हम महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बोलते हैं, मैंने आपको वो बताया था वहाँ पर। तो एक और चीज़ जो आप पहले पढ़कर आए हो, क्योंकि HCF भी आप पहले से पढ़कर आए हुए हो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना। तो LCM है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तीय बोलते हैं, फिर समापवर्तक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं दोनों सही है। लघुत्तम समापवर्तक, वैसे हमको हिंदी नाम तो वैसे याद आता नहीं है, हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, LCM, LCM है ना। इसको शायद लोवेस्ट भी बोलते हैं और लीस्ट भी बोलते हैं। लोवेस्ट, लोवेस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, और M का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल। तो बेटा मल्टीपल क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। मल्टीपल मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं गुणज। तो जैसे 2 के मल्टीपल मतलब जो 2 के पहाड़े में जो नंबर आते हैं वो 2 के मल्टीपल है, 2 के गुणज है। तो ये 2 के मैंने गुणज आपके सामने कुछ गुणज लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे, 2 के 10 तक गुणज लिखे मैंने, मतलब 2 के अंदर 10 से हम गुणा करेंगे तो 20 नंबर आ जाएगा, यहाँ तक लिखे। 100 भी 2 का गुणज है, 2 के अंदर 50 से गुणा करने पर आता है। 1000 भी 2 का गुणज है, 2 के अंदर 500 से गुणा करने पर आता है। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। 72 भी 2 का गुणज है, 2 के अंदर 36 से गुणा करने पर आता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपके सामने कुछ 2 के गुणज लिखे और 3 के गुणज लिखे, है ना, मतलब 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल लिखे मैंने। तो मैंने कुछ अंक लिखे, है ना, 10 गुणज मैंने 2 के लिखे और 10 गुणज मैंने 3 के लिखे। तो बेटा आप मुझे बताओ ये 2 के कुछ गुणज और 3 के जो गुणज है इनके अंदर
आपको ऐसे गुणज मिल रहा है जो दोनों के अंदर है, मतलब इसके अंदर भी और इसके अंदर भी है। तो मैंने नीचे से मैंने देखना शुरू करा, तो देखो 20 मुझे इसमें मिल गया, 20 इसमें नहीं मिला, ठीक है। तो फिर मैं इधर आया, 18 मैंने इसमें ढूंढा, 18 इसमें, फिर मैं इधर आया तो मुझे यहाँ पे भी 18 मिल गया। तो मैंने देखा कि भैया 18 इसमें भी है और 18 इसमें भी है, 18 दोनों में, मतलब 18 जो गुणज है 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज है। 18 जो है वो 2 का भी गुणज है और 3 का भी गुणज है, इसका मतलब 18 जो है वो 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज है। और उभयनिष्ठ को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन, और गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल, गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल। तो 18 जो हुआ हमारा 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल हो गया। तो फिर हमने और ढूंढने की कोशिश करी कि क्या और है क्या इससे छोटे, तो हमने देखा कि यार इससे छोटे, फिर हमको 12 इसमें मिला और 12 इसमें भी मिल गया, मतलब 12 जो है 18 से छोटा कॉमन मल्टीपल मिल गया हमको, है ना। 18 से छोटा कॉमन मल्टीपल हमने ढूंढने की कोशिश करी तो हमको 12 इसके अंदर भी मिल गया, इसके अंदर भी मिल गया, मतलब 12 क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। फिर हमने देखा इससे और छोटा है क्या, तो हम और ऊपर गए तो 10 मिला इसके अंदर, 10 इसके अंदर नहीं मिला, 8 इसके अंदर मिला, 8 इसके अंदर नहीं मिला। फिर हमने 6 इसके अंदर देखा तो 6 हमको इसके अंदर मिला और 6 हमको इसके अंदर भी मिल गया, ठीक है बेटा। तो देखो 6 इसके अंदर मिल गया, 6 इसके अंदर मिल गया, तो 6 भी क्या है, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल है, उभयनिष्ठ गुणज है। तो बताओ मुझे कि क्या इससे छोटा, मतलब 6 से छोटा क्या और कोई नंबर है इन दोनों के गुणज के अंदर, मतलब 2 और 3 के गुणज में 6 से छोटा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर है, तो नहीं है। मतलब सबसे छोटा गुणज कौन हुआ, सबसे छोटा गुणज जो कि दोनों में है वो 6 हुआ, 6 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हुआ, और सबसे छोटा मतलब लोवेस्ट, है ना, सबसे छोटा मतलब लोवेस्ट। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 2 और 3 का, वो हमको क्या मिला बेटा, वो हमको 6 मिला। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इंग्लिश में हम एलसीएम बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जब हमने 2 और 3 का देखा तो हमको 6 मिला। तो 6 क्या है बेटा, 6 2 और 3 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और कॉमन मल्टीपल नहीं है, मैंने आपको बताया, और आगे भी और मिलेंगे, लेकिन बात लोवेस्ट की हो रही है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का कौन सा है, तो 2 और 3 के जो हमने कॉमन मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करी तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमको 6 मिला। तो हमने बोल दिया भैया कि 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मैंने आपको इस तरीके से करके बताया, जबकि हम यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको करके बताया, लेकिन हम वास्तव में इस तरीके से नहीं निकालते थे लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम इस तरीके से नहीं निकालते थे। हम क्या करते थे, हम ऐसा करते थे, जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड करे ना, वैसे ऐसा करते थे। अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते थे, अलग अलग निकालते थे, जैसे हम एचसीएफ अलग अलग निकालते थे ना, तो अभाज्य गुणनखंड में भी हम क्या करते थे, जब एलसीएम करते थे तो हम एलसीएम को साथ में निकालते थे, ऐसा करते थे। 2 और 3 को लिख देते, फिर जब हम 2 से भाग दे रहे तो 2 एकम 2 और 3 ऐसा कैसा बचा रह गया, फिर हम क्या करते थे 3 से भाग दे देते थे, तो ये एक तो ऐसा का ऐसा ही और 3 एकम 3 ये भी ऐसा का ऐसा ही। तो ये जो इन दोनों का मैं गुणा करूँगा तो 2 और 3 का जब मैंने गुणा करा तो 2 3 6, ये जो आया ये हमारा 2 और 3 का क्या था बेटा, ये हमारा 2 और 3 का एलसीएम था। तो हम इस तरीके से एलसीएम निकालते थे, पहले एक साथ निकालते थे। लेकिन हमको यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो एलसीएम निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है। तो पहले मैंने आपको बता दिया एचसीएफ क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर यूँ कहें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों एक ही बात है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, पहले मैंने आपको ये बताया कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल मतलब पहाड़े वाला नंबर। अगर आपसे बोले 4 का मल्टीपल क्या, मतलब 4 के पहाड़े वाले नंबर क्या है, तो 4 भी 4 के पहाड़े में आता है एक बार, 8 12 16 20। तो 4 के जो पहाड़े वाले नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये 4 के गुणज है, 4 के मल्टीपल है। कोई 6 के मल्टीपल के बारे में आपसे पूछे तो 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 5 30। तो ये सभी नंबर क्या आते हैं, 6 के पहाड़े में आते हैं। तो 6 के जो पहाड़े वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके गुणज होते हैं, उसके के मल्टीपल होते हैं। और जब हमने मल्टीपल के बारे में जब हम समझ गए तो फिर मैंने आपको कॉमन मल्टीपल के बारे में बताया। मैंने क्या करा, 2 के कुछ मल्टीपल लिखे, 3 के भी कुछ मल्टीपल लिखे, और उनमें से मैंने कॉमन ढूंढने की कोशिश करी। तो मुझे कॉमन बहुत सारे मल्टीपल मिले, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मुझे क्या मिला, 6 मिला। तो जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, और हिंदी में उसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो ये मैंने आपको इस तरीके से निकाल के बताया, और जब आप निकालते थे छोटी क्लासों में तो आप इस तरीके से निकालते थे। अब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि करके
है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मैंने आपको एचसीएफ निकालना बता दिया है प्रश्न वाली 1.1 के इंट्रोडक्शन के जो तीसरा पार्ट था उसके अंदर। अब हम प्रश्न वाली हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम वापस वही काम भी दोहराएंगे और एलसीएम के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप नोट करना चाहो जो मैंने पीछे उतारा है तो आप नोट कर सकते हो इसको। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको नोट कीजिए फटाफट। तो बच्चों देखो ये हमारा जो पेज नंबर 12 पे उदाहरण नंबर 6 जो है वो ये बोल रहा है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में बात कर रहे थे, जब मैंने आपसे कुछ बात बोली थी, उस बात को अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने वहाँ पे क्यों ऐसी बात बोलने की कोशिश करी थी। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपसे वो एचसीएफ यूँ बोले कि आप 6 और 20 का एचसीएफ निकालो तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही निकालना, है ना। मैंने आपसे वहाँ पर ये बोला था जब तक वो किसी पर्टिकुलर विधि का नाम न ले तब तक आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ही निकालना है। लेकिन यहाँ पर इसने हमसे बोला है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ तो हमको आता ही निकालना, पहले हम एलसीएम निकाल लेते फिर एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो 6 और 20 का मुझे क्या निकालना है, पहले तो मैं एचसीएफ निकाल के बताता हूँ आपको कैसे निकालेंगे हम। तो पहले मैं इसके अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ 6 के। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो सीधी सी बात है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी 2 है, तो 2 से भाग दूंगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 से दूंगा 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर मैं 20 के अंदर भी मतलब 20 का भी क्या निकालूंगा, अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा, है ना। 2 के पाड़े से दूंगा सबसे पहले, कितने बार जाएगा 10 बार, फिर 2 के पाड़े से दूंगा कितने बार जाएगा 5 बार, फिर दूंगा 5 के पाड़े से 1 बार बेटा। ठीक है, तो अब देखो मैंने 6 जो है उसको ऐसा लिखा 2 गुणित 3, है ना। 20 को मैंने कैसा लिखा, 20 को मैंने लिखा 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 गुणित 2 गुणित 5। तो बेटा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ पे लेकिन ऊपर नहीं है, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 नीचे ऊपर नहीं है, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो दोनों के अंदर 2 ही कॉमन आया। तो हमने क्या देखा बेटा कि 2 ही इनका क्या है एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन तो इन दोनों के अंदर 2 ही है। तो बेटा हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि भैया एचसीएफ ऑफ 6 and 20 जो है 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो क्या है बेटा, तो 6 और 20 का एचसीएफ है 2। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर वो एलसीएम के बारे में हमसे पूछता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा। एलसीएम का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बता दिया एलसीएम का मतलब क्या होता है, निकालते कैसे। तो देखो 6 और 20 के हमने क्या लिखे बेटा, गुणनखंड लिख दिए, है ना, गुणे में टोकले लिख दिए। तो जो दोनों में कॉमन होना उसको एक बार लिखना है और बाकी सब संख्याओं को वैसा का वैसा लिखना है। कैसे देखो बताता हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। ये देखो मैंने ये एचसीएफ के बारे में बात करी ना, यहाँ पे मैं एलसीएम के बारे में बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 6 की क्या करें गुणनखंड करें, है ना। 20 के मैंने क्या करें गुणनखंड करें 2 गुणित 2 गुणित 5। ओके, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जो दोनों के अंदर है उसको आप एक बार लिखो, उसके बाद 3 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है तो फिर 3 को भी आप एक बार लिखो, इसके अंदर 2 है ना, ऊपर नहीं है तो भी आप 2 को लिखो और 5 को भी लिखो, है ना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखो और बाकी संख्याओं को वापस से लिख दो वैसा का वैसे ही, है ना। मैंने इसके अंदर इसको ये दोनों 2 कॉमन था तो इसको मैंने एक बार लिख दिया, फिर यहाँ से 3 को लिख दिया, फिर यहाँ से 2 को लिख दिया, फिर यहाँ से 5 को लिख दिया। और अब इन सबका गुणा कर दो, इन सबका हम जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एलसीएम ऑफ 6 और 20 का हमको क्या मिल जाएगा बेटा, एचसीएम मिल जाएगा। 6 और 20 का एलसीएम मिल जाएगा, सॉरी, है ना। तो क्या मिलेगा, तो पहले मैं इसको एक बार व्यवस्थित लिख देता हूँ। तो 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, है ना। मैंने व्यवस्थित नहीं लिखा, इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया। तो ये जो निकला एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या है 60 है। बात समझ आ रही है आपको, एलसीएम क्या है 60 है। तो अब देखो इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ देखी, कुछ मैंने पैटर्न बनाने की कोशिश करी, मैंने इसके अंदर एक पैटर्न देखा। आपका सवाल तो यहीं पे खत्म हो गया बेटा। उसने आपसे क्या बोला था, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, इधर एचसीएफ निकाल दिया, इधर एलसीएम निकाल दिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिए। अब देखो मैंने इसके अंदर एक क्या चीज़ देखी कि मेरे पास 2 संख्या थी, एक थी 6, है ना, और दूसरी थी 20। ओके, तो जब मैं 6 और 20 का गुणा करूँगा बेटा तो मुझे क्या मिलेगा, 120 मिलेगा, सीधी सी बात है ना। अब देखो मैंने क्या करा कि 6 और 20 दोनों का क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। तो क्या आया बेटा, 2 आया। तो मैंने यहाँ पे देखा भैया कि हमारा जो 6 और 20 का जो एचसीएफ है वो क्या आया बेटा,
2 आया। फिर मैंने देखा 6 और 20 का हमारा एलसीएम वो क्या आया, तो वो 60 आया। तो इसका मतलब क्या, तो जब मैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों का आपस में गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 120 मिलेगा। तो 120 तो मुझे यहाँ पे भी मिला। तो इससे हमको क्या देखने को मिला, इससे हमको देखने को ये मिला कि जब भी हमको दो संख्या दी जाती है तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जब भी हमको दो संख्या दी जाती है उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में नहीं आई? इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर लिख के बताता हूँ मैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फटाक से नोट कीजिए इसको। तो बेटा अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि 6 और 20 दो संख्याएं थी, हमने उन दोनों संख्याओं का गुणा करा तो हमको 120 मिला, है ना। हमने इसका एचसीएफ निकाला था, इसका एचसीएफ आया था 2 और इन दोनों का एलसीएम आया था 60। तो जब हमने एलसीएम, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दो संख्या है, जैसे मान लो ए और बी, हमारे पास में कोई दो संख्या है ना, उन दोनों का हम क्या निकालते हैं बेटा, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं उन दोनों संख्याओं का, है ना, और एलसीएम भी निकालते हैं, है ना। तो जब हम एचसीएफ और एलसीएम उन दोनों का जो गुणा करते हैं, हम ए और बी दो संख्या लेते हैं और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी निकालते हैं और एलसीएम भी निकालते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हम जब उनका गुणा करते हैं तो जो उनका गुणा आता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर आता है, उन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर आता है। ये बात समझ में, दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में, मैंने अभी करके बताया था ना आपको, मेरे पास ए के रूप में 6 थी और बी के रूप में मेरे पास 20 थी, तो मैंने ए और बी, ए गुणित बी करा था तो मुझे आंसर मिला था 120। यहाँ पर मुझे इसका आंसर क्या मिला था, 120। मैंने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ निकाला था तो एचसीएफ आया था 2 इन दोनों नंबरों का, ए और बी का क्या एचसीएफ क्या आया था, 2 आया था, और एलसीएम क्या आया था बेटा, ए और बी का एचसीएम आया था 60, एलसीएम आया था 60। तो जब मैं इसके एचसीएफ लिखूँगा 2 और एलसीएम लिखूँगा 60 और इन दोनों का गुणा करूँगा तो देखो ए क्या हमारे पास क्या था, 2 था, और बी क्या था हमारे पास 60 था, सॉरी 20 था, गलती हो गई। ए हमारे पास क्या आया था बेटा, ए था हमारे पास 6 और बी हमारे पास क्या था, 20 था। तो जब आप 20 और 6 का गुणा करोगे और इन दोनों का गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 120 और उसका आंसर भी आएगा 120। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों का जब हम गुणा करते तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आंसर आता है। तो ये एक फॉर्मूला है, आप अच्छे से याद कर लेना इस फॉर्मूले को। क्या होता है बेटा, एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ मतलब एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो ए और बी के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस फॉर्मूले से हम क्या करते सकते हैं बेटा, इस फॉर्मूले से हम किसी एक पर्टिकुलर, हम इस फॉर्मूले से और फॉर्मूला बना सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जब हमको उसने दो संख्या दे दी है ना और एचसीएफ दे दिया तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, या फिर उसने हमको दो संख्या दे दी और एलसीएम दे दिया तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो मुझे ये निकालना है, अगर मान लो मुझे ये दो संख्या दे रखी है और ये दे रखा है तो मैं इसको इसके बटे में ले जाऊंगा। बात समझ आ रही है, तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, ये जो मिलेगा तो वो बराबर में तो ए कोमा ए इंटू बी है ही सही, ए इंटू बी है ही सही, और बटे में क्या चल जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। ये इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब हमको दो संख्या देगा और दोनों का एचसीएफ दे देगा तो हम एलसीएम आसानी से निकाल लेंगे। और इसी प्रकार अगर वो हमको एलसीएम दे दे है ना और दोनों संख्या दे दे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बटे में भेज देंगे। तो क्या क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला जो आएगा उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, क्या आएगा हमारा फॉर्मूला। तो जब मैं हमको ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये याद करना है तो मैं इसको उसके बटे में भेज दूंगा। मतलब हमारा जो एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी जो आएगा वो आएगा ए इंटू बी अपॉन में एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। ये एक सूत्र से हमने दो और नए सूत्र बना लिए। ये हमारे कब काम आएंगे, जब हमको दो संख्या दे रखी होगी और एक का एचसीएफ है एलसीएम दोनों में से कुछ दे रखा होगा तब काम आ सकता है। या फिर हमको अगर मान ले दो संख्या दे दी 6 और 20 का, उसने हमसे क्या पूछा, एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे 6 और 20 का एचसीएफ तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेंगे, तो हमारे पास दोनों संख्याएं भी है और एचसीएफ भी है, फिर हम ये सूत्र लगा के
ये वाला सूत्र लगा के एलसीएम भी निकाल लेंगे। ठीक है ना, मैं आपको करके बताता हूँ अगले एग्जाम्पल में। इसको आप नोट कीजिए इस फॉर्मूले को। इसके बाद जो हमारा अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ करके बताता हूँ। फटाक से नोट कीजिए इसको। तो बेटा ये उदाहरण नंबर 7 है। हमारे सामने 2 नंबर लिखे हुए बोर्ड पे, 96 और 404। इसका हमको क्या करना है, पहले तो एचसीएफ निकालना है ना, और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लूंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, और जब एचसीएफ निकल जाएगा तो उसके बाद जो हमको फॉर्मूला याद है उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एलसीएम भी निकाल लेंगे। तो पहले देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसका मैं हल लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 96 है, इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 है। 2 से भाग दूंगा मैं क्योंकि चल जाएगा, पीछे सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। तो 2 चौक 8, एक बचा उसको दे दिया, 2 8 16, फिर 2 से चल जाएगा। देखो सम संख्या चल रही है, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर चल जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर चल जाएगा 2 छंग 12, फिर चला जाएगा 2 तिया 6, और फिर चला जाएगा 3 एकम 3, है ना। इसी प्रकार मैं 404 की भी अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो देखना क्या आएगा। ओके बेटा, तो देखो 2 से चल जाएगा, पहले 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर 2 के बाद चल जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब बेटा ये 101 तो किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, तो मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या खुद से भाग जाता है या फिर 1 से भाग जाता है, तो हम खुद से भाग देंगे इसका। 101 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो हमने क्या करा बेटा, हमने जो करा है हम नीचे लिख देते। हमने 96 के अभाज्य गुणनखंड करे, क्या है बेटा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 और 2 5 और 1 6, 3, है ना। और वहाँ पे क्या लिख रखा बेटा, वहाँ पे लिख रखा 404 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड करे तो क्या आया, तो आया 2 गुणित 2 गुणित 101, ये आया। ओके बेटा, तब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों के अंदर जो कॉमन क्या, तो देखो ये 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है ना, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है। अब देखो ये सारे जो है इसके अंदर तो है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है। ओके, और ये 101 जो है इसके अंदर है, ऊपर नहीं है। तो मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन था वो हम लिख देते। तो इन दोनों का जब HCF के बारे में हम बात करेंगे, इन दोनों के HCF के बारे में हम जब बात करेंगे 96 और 404 के, तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 2 गुणित 2, है ना। 1 2 तो ये वाला और गुणा करके 1 2 ये वाला, मतलब जो आंसर आएगा HCF जो आएगा वो आएगा 4। ओके बेटा, इन दोनों का HCF क्या आएगा, 4 आ गया। तो अब देखो हमारे पास दोनों संख्याएं भी है, मतलब अगर इसको मैं A मानूँ उसको मैं B मानूँ, तो हमारे पास A और B दोनों है, तो हम दोनों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ओके, हमारे पास दोनों का HCF भी है, तो हम वो सूत्र लगा देंगे तो हमको LCM भी मिल जाएगा। कि कौन सा सूत्र, मैं आपको लगा के बताता हूँ। जब हमारे पास यहाँ तक काम हो जाए, आप सबसे पहले ये और ये उतारो, उसके बाद ये उतारो, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना हो बता देता हूँ मैं। यहाँ पर इतने एरिया में आप क्या करोगे, है ना, क्या करोगे, तो अब अपन को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब अपन को पता है LCM ऑफ किस किस का, 96 और 404 का क्या होगा बेटा, तो इन दोनों का पहले तो आपस में गुणा होगा, 96 गुणित 404, है ना। बटे में क्या आएगा, तो बटे में LCM निकालना हमको, तो HCF आ जाएगा। HCF ऑफ 96, 404। बात समझ में आई, ये वही फॉर्मूला है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ठीक है बेटा, तो अब मुझे बताओ, ये मैं LCM निकालने जा रहा हूँ। LCM 96 और 404 का, तो देखो A गुणित B, इसको ऐसा कैसा लिखा मैंने, 96 गुणित 404, और बटे में HCF जो आया था वो था हमारा 4। ओके, बात ठीक है, समझ में आ रही है, आ रही होगी अच्छे से। अब देखो अगर मैं 4 के पहाड़े से इसको काटूँ तो कट जाएगा, 4 एकम 4, ये देखो 4 दूना 8, एक बचेगा उसको दे देंगे, 4 चौक 16। तो जो हमारा जो हमारा LCM आएगा वो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप करते जाना। नंबर 1 पे आपको क्या करना है, ये वाला काम करना है। इतना काम आपको नंबर 1 पे करना है, ये काम आपको नंबर 2 पे करना है, और यहाँ पर जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको नंबर 3 पे करना है ना। मैं 3 नंबर डाल देता हूँ, ये काम आपको यहाँ पे करना है। क्या आएगा, तो ये LCM ऑफ 96 और 404 का जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, तो देखो
24 गुणित 404, 24 गुणित 404, बस यही है, वो तो कट गया। तो जब 24 का आप 404 में गुणा करोगे, इधर साइड में कर रहा हूँ मैं, 404 का जब आप 24 में गुणा करोगे तो देखो 4 चौक 16 तो ये आ जाएगा आपका, 4 चौक 16 इस तरीके से आएगा, 2 चौक 8 0, 2 चौक 8, तो ये जो नंबर आएगा आपका, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, 96 ये नंबर आएगा। क्या नंबर आएगा आपका? 96। ठीक है ना, गुणा तो सही करा ना मैंने, 96 ये नंबर आएगा, बिल्कुल सही नंबर है। अब देखो हमने क्या कर दिया, दोनों का एलसीएम निकाल दिया, दोनों का एलसीएम निकाल दिया, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ओके, उसने हमसे एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकालने की बोला था, तो देखो ये एचसीएफ हमने ऐसे निकाल दिया और एलसीएम हमने सूत्र लगा के निकाल दिया, ये हो गया एलसीएम दोनों का। ओके, अगर आपको जांच करनी हो कि आपकी जांच जो है, मतलब ये आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं, तो आप क्या करना, वो जो हमारा पहला सूत्र जो था एचसीएफ गुणित एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब ए और बी का एचसीएफ गुणित ए और बी का एलसीएम बराबर ए गुणित बी। तो आप एक काम करना, इस 4 का गुणा इसमें करना और इन दोनों का आपस में गुणा करना, आंसर आपका सेम ही आएगा। वैसे इस तरह के सवाल जो है हम प्रश्नावली में करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 8 के बारे में, है ना, उसके बाद हम प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 8 के बारे में, फटाक से नोट कीजिए इसको। तो बेटा उदाहरण नंबर 8 के अंदर हमसे वो 3 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने की बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो बेटा हम निकालते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक एक करके निकालेंगे, आराम से इजीली समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले 6 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करे, तो ये तो अब आपको समझ में आ गए होंगे, 2 तिया 6, तो ये 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इधर साइड में 72 के कर देता हूँ, तो 2 के पारे से कितने बार जाएगा ये, तो 2 तिया 6, एक इसको ले दिया, 2 छंग 12, 2 के पारे से 18 बार ये जाएगा, 2 के पारे से 9 बार ये, मतलब 2 के पारे से 9 बार ये जाएगा, फिर 3 के पारे से जाएगा 3 बार, फिर एक और बार 3 के पारे से जाएगा। ओके, अब बचा 120, इसको भी यही कर लेते। हाँ, 2 के पारे से ही जाएगा 60 बार, फिर 2 के पारे से ही जाएगा 30 बार, फिर 2 के पारे से जाएगा 15 बार। अब देखो 2 के पारे से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ चुकी है, 3 के पारे 3 से देखे देखते हैं ना, 3 5 15, फिर 5 से 5 से कम 5, तो हमने क्या कर दिया, तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा, तो 2 गुणित 3, 72 के क्या आएंगे बेटा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, है ना। ठीक उसी प्रकार 120 के क्या आएंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 5 120। तो ये हमने तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हमको निकालना बेटा इनका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते हैं आपको पता है, वहाँ पे 2 संख्या थी तो हम दोनों के अंदर कॉमन ढूंढते थे, अब यहाँ पे 3 तो हमको तीनों के अंदर कॉमन ढूंढना पड़ेगा। अगर तीनों के अंदर कॉमन होगी कोई संख्या तो ही हम उसको एचसीएफ के अंदर लेंगे, अगर 2 में हो गई और 1 में नहीं हुई तो हम उसको उसके अंदर नहीं लेंगे। तो देखो बेटा ये 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, मतलब 1 2 का तो हमारा काम हो गया। हम एचसीएफ निकालने गए किसका, 6 72 और 120 का, तीनों का एचसीएफ एक साथ में निकालने गए हम। तो देखो 1 2 तो हमको यहाँ पर मिल गया। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये काम कैंसिल हो गया हमारा। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो मतलब 3 भी आ गया हमारा, तो गुणा करके हम 3 लिख देंगे। अब देखो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो काम फेल हो गया। 5 यहाँ पर है और दोनों में नहीं है, तो मतलब वो काम भी फेल हो गया। तो हमारा जो तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो आया है वो आया है 6। ओके बेटा, एचसीएफ ऑफ 6 72 और 120 का जो आया है वो है 6। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि हम एलसीएम निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे, तो वो सूत्र इसमें लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं होगा। तो हमको एलसीएम भी इस तरीके से ही निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालना पड़ेगा, तो देखो मैं यहाँ पे साइड में निकाल के बताता हूँ आपको। देखो बेटा जो चीज़ कॉमन थी उसको हमने एक बार लिख दिया,
है ना, 2 और 3 है ना, ये दोनों कॉमन थे, तो मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 6, 72 और 120। तो देखो ये 2 कॉमन था और 3 कॉमन था, तो जो चीज़ें कॉमन थी मैंने उनको वैसा कैसे लिख दिया, है ना। अब देखो यहाँ से ऊपर से देखो ये 2 कॉमन था और 3 कॉमन था, तो मैंने वैसा कैसे लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या बच रहा है, ऊपर से तो कुछ भी नहीं बच रहा, यहाँ से देखो 2 गुणित 2 गुणित 3 बच रहा है, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 3, है ना। यहाँ तक का काम खत्म कर दिया। नीचे से देखो 2 गुणित 3 गुणित 5 बच रहा है, तो इसी के अंदर देखो 2 गुणित 3 गुणित 5, है ना, यहाँ के बाद ये आएगा। मतलब अगर मैं इसको व्यवस्थित रूप में लिखूं तो व्यवस्थित रूप में लिखने का मतलब ये है कि 2 2 फिर 3 3 फिर 5 5, तो देखो 2 1 ये रहा, 2 3 4, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार तो 2 थे वो लिख दिए ना। 3 कितनी बार है, तो 1 2 3, तो 1 2 3। 5 कितनी बार है, 5 एक ही बार है, तो ये 5 एक बार। जब हम इनका गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 तिया 48, है ना। तो यहाँ तक तो 48 हो गया, है ना। और देखो ये क्या है, 3 तिया 9 9 5 45, मतलब 48 और 45 का जब हम गुणा करेंगे, 48 और 45 का जब हम गुणा करेंगे तो 5 8 40 के 0 हासिल लगे 4, 5 20 और 4 24, ओके। और यहाँ 4 8 32 के तो हासिल लगे 3, 4 6 16 और 3 19, तो ये देखो 0, 4 और 2 6, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, तो हो गया 21 60। तो ये जो एलसीएम आया इस संख्या का, इन तीनों संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बात समझ में आ रही है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा इन संख्या का वो क्या होगा, वो होगा 21 60। मतलब जब आप 6 के मल्टीपल लिखते जाओगे 72 के मल्टीपल लिखते जाओगे और 120 के भी लिखते जाओगे, तो 21 60 वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो तीनों के अंदर आपको कॉमन मिलेगा। जैसे मैंने आपको 2 और 3 के पाड़े में करके बताया था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आप करके देख सकते हो। तो देखो ये हमारा निकला एलसीएम ऑफ 6 72 और 120। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आप यहाँ पर एचसीएफ तो निकाल चुके थे और इन 3 संख्याओं का एलसीएम आप उस सूत्र से नहीं निकाल सकते। तो क्यों नहीं निकाल सकते, आप यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ। जब आप 6 का 72 में गुणा करोगे, तो क्या मिलेगा, 6 दूनी 12 का 1 हासिल लगाए, 6 7 43, 432 पे इन दोनों का गुणा मिल जाएगा आपको, ओके 432। अब इसके अंदर 120 से गुणा करना, तो मैं 12 से कर लेता हूँ, 0 का गुणा बाद में कर दूंगा, तो हो जाएगा 4, है ना, ये हो जाएगा 4, है ना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। इसके बाद 1 से करूँगा तो क्या होगा बेटा, 432 ही होगा। मतलब 8 4 और 6 और 2 8, 3 और 8 11 का 1 हासिल लगा 1, मतलब ये मिलेगा आपको 51 84। क्या मिलेगा बेटा आपको, 51 84, ठीक है। इन तीनों का जब आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, A गुणित B गुणित C जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 51 84, है ना। और आप जब आप इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करोगे तो देखो एलसीएम है, एचसीएफ हमारे पास 6, एलसीएम है हमारे पास 21 60, तो आप 21 60 के अंदर 6 से गुणा करोगे। एक मिनट इसके अंदर हमने 0 लगाना भूल गए थे, हाँ इसके अंदर एक 0 और लगेगा, तो मतलब यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। इसका मतलब क्या, 51 840, है ना। तो जब मैं इसके 6 से गुणा करूँगा तो देखो ये मिलेगा 0, 6 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, ये मिला हमको 12 960। तो देखो ये था, ये जो था वो था एचसीएफ गुणित एलसीएम, क्या आया, ये आया। और ये था A गुणित B, दोनों सेम है क्या, नहीं है। मतलब ये जो हम एचसीएफ गुणित एलसीएम इज़ टू A गुणित B, वो जो चीज़ है वो सिर्फ हम 2 संख्याओं वाला में लागू कर सकते हैं। वो वाला सूत्र यहाँ पर लागू नहीं होगा। अगर हमको इसको भी सूत्र से करना है तो इसका एक अलग सूत्र होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं भी आपको वो नहीं बता रहा हूँ, ओके। तो इस सवाल को मैंने आपको करके बता दिया। ये सब माथाफोड़ी ये अलग है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये जो मैंने लिखा है, आपका जो सवाल था
तीन संख्याओं वाला, तीन संख्याओं का एलसीएम और तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो ये मैंने आपको बताया निकाल के, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने जब आपको उदाहरण नंबर 6 कराया था तो उसके अंदर मैंने क्या कराया था आपको, एलसीएम के अंदर अलग गुणनखंड लिखे थे और एचसीएफ के अंदर अलग गुणनखंड लिखे थे। मतलब एचसीएफ के अंदर अलग गुणनखंड करे थे और एलसीएफ के अंदर एलसीएम के अंदर अलग से करे थे। तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार कर दो, है ना। आप पहले एचसीएफ निकाल दो और एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है, जो चीज़ कॉमन है उसको एक ही बार लिखो और उसके बाद जो बच रही है, जैसे ये बच गया, ये बच गया, उसको एक बार लिख दो, मतलब उनके बाद लिख दो और सबका गुणा कर दो, जो आपका आंसर आएगा वो एलसीएम कहलाएगा। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 8 होता है हमारा कंप्लीट। इसके अंदर वो सूत्र लागू नहीं होगा जो मैंने आपको बताया था, 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, वो 3 संख्याओं के लिए नहीं होता है। तो ये होता है हमारा उदाहरण नंबर 8 खत्म। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न वाली 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, उसके बाद हम बात करेंगे उनके बारे में। नोट कीजिए।